हेलो बच्चों, आप लोगों के अपने चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। तो आज से पहले हम लोगों ने कल ही एक वीडियो किया था मांग वाला चैप्टर से, और आज उसी से संबंधित ये चैप्टर है। और आपको टॉपिक पता ही चल ही गया होगा कि आज हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे मांग के निर्धारक तत्व और उसके साथ ही संबंधित वस्तु की कीमत। इससे पहले आपको हम बताते चले कि आप कल का वीडियो अवश्य देखें, तब ये वीडियो को देखें, अन्यथा दोनों वीडियो मिक्स अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आपको हम समझाते हुए भी चलेंगे कि आपको किस प्रकार से दोनों में रिलेट करना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपका, अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक 5 नंबर का भी सवाल है। आप पूछा गया, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो क्या मांग के निर्धारक तत्व एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। वहीं आपका संबंधित वस्तु की कीमत, स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु, ये 2 नंबर में सवाल बनता है। और इसका बात कीजिएगा संबंधित वस्तु की कीमत, घबराना नहीं, हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो संबंधित वस्तु की कीमत कभी कभार 1 नंबर में भी पूछा जाता है। इस लिहाज से आप देखें तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 7 से 8 नंबर ये अकेला ये टॉपिक है आपको दिला सकता है। पहला ये दीर्घ में बन जाएगा तो सारा छप जाएगा, दूसरे पॉइंट पर इससे यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा, तीसरे पॉइंट से 2 नंबर का भी सवाल इससे बनता है संबंधित वस्तु की कीमत। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि बोर्ड में इससे किस प्रकार से सवाल बन सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है संबंधित वस्तु की कीमत, और साथ ही देखेंगे मांग के निर्धारक तत्व। याद रखिए, मांग के निर्धारक तत्व में जो भी आपके पॉइंट, यहाँ 7 पॉइंट हम लिखे हैं, तो आपको 5 पॉइंट भी आसपास लिखिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का सवाल रहेगा तो आपको 5 पॉइंट में ही काम हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7 पॉइंट में संबंधित वस्तु की कीमत। तो आप 5 पॉइंट को बढ़िया से देखिए, और हो सके तो आपको 7 याद सिंपल से हो जाएगा, लेकिन 7 याद रहना उतना मुश्किल बात है। अगर आप रिविजन करें तो 7 हो जाएगा, तो 7 को आपको हम पूरी एक एक लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगा। इससे आपको डरने की कोई बात नहीं। तो आप देखते होंगे इधर शॉर्ट में लिखा गया है, तो पूरा दीर्घ बोर्ड पे उतारना संभव था नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, आप चाहिए तो इस प्रकार का नोट्स आप ले सकते हो, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल मुफ्त है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए और वहाँ आपको ये मिल जाएगा। अन्यथा अब आपको हम लेक्चर के साथ ही आप इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा कौन कौन सा टॉपिक है मांग के निर्धारक तत्व में। तो इसमें दिक्कत होने वाली क्या बात है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं, ना देरी करते हुए वीडियो को। मांग का निर्धारक था, सर्वप्रथम हम लोगों ने मांग पिछले वीडियो में पूरी अच्छी से देखा था। मांग का मीन्स यही होता है कि मांग की अवधारणा से तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर खरीदेगा। सिंपल सी बात है, उपभोक्ता कौन है, तो जो वस्तु खरीदने वाला हो, सेवा खरीदने वाला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। तो उसका एक निश्चित कीमत होगा, जो भी आप वस्तु लेंगे या सेवा लेंगे उसका एक निश्चित कीमत होगा और निश्चित समय होगा, उसे क्या कहेंगे, हम मांग कहेंगे। तो आखिर मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो याद रखिए मांग को प्रभावित, सिंपल से दोनों बात एक ही है, क्या मांग का निर्धारक तत्व या मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जिससे मांग क्या होता है, प्रभावित होता है। तो आइए सर्वप्रथम इसको देखिए कि मांग जो प्रभावित होता है वो कुछ पॉइंटों से होता है। आप पिछला वीडियो अवश्य देखिए। ठीक है, तो पहली पॉइंट पर मांग को अगर प्रभावित करेगा, किसी वस्तु की अगर आप मांग करेंगे, तो पहला पॉइंट पर वस्तु की उपयोगिता। उपयोगिता का अर्थ ही होता है क्या, आवश्यकता होता है। उपयोगिता का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता होता है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी वस्तु की मांग पर है ना, वस्तु की उपयोगिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालेगा। सिंपल सी बात है, मांग का अर्थ क्या होता है, सॉरी, उपयोगिता का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता। तो सिंपल सी बात है, वस्तु जितना अधिक उपयोगी होगा उसका मांग क्या होगा, अधिक होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी वस्तु का क्या हो, उपयोगिता अधिक हो, यानी कि आवश्यकता अधिक हो, तो उसकी मांग क्या होगी, अधिक होगी। अगर वस्तु कम उपयोगी हो, यानी कि वस्तु की कम आवश्यकता हो, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, क्या आप इस लॉजिक को समझे, क्या सर्वप्रथम वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक में वस्तु की उपयोगिता, वस्तु की उपयोगिता वस्तु की मांग को प्रभावित करने में प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। और उपयोगिता का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता। जिस वस्तु की जितनी उपयोगिता रहेगी उसकी मांग उतनी ही ज्यादा रहेगी, और जिस वस्तु की उपयोगिता जितनी कम रहेगी उसकी मांग उतना ही क्या रहेगा, कम रहेगा। तो सिंपल सभी को आपको हम एग्जांपल दे, तो अभी 2 मोबाइल आप देख सकते हो, एक टच मोबाइल है, एक बटन वाला मोबाइल है। तो अभी सबसे ज्यादा मांग किनकी है, सबसे ज्यादा उपयोगिता किसकी है, तो टच मोबाइल की, यानी क्या एंड्रॉइड सेट की। तो इसकी मांग क्या है, अधिक है। तो वही लॉजिक काम किया, जिसकी उपयोगिता अधिक हो उसकी मांग अधिक होगी, और जिसकी उपयोगिता कम हो उसकी मांग क्या होगी, कम होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, आय का स्तर। अब देखिए ये भी क्या करता है, मांग पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। आय का स्तर यानी क्या, इनकम का सोर्स, जो आपका रुपया पैसा होता है। तो अगर किसी व्यक्ति का आय का स्तर ज्यादा है, आय का स्तर क्या है, ज्यादा है, तो वो वस्तु की अधिक मात्रा का मांग करेगा। अगर आय का स्तर कम है तो वस्तु की कम मात्रा का मांग करेगा। इसमें कोई समझने वाली बात है ही नहीं कि आय का स्तर यानी कि रुपया पैसा का स्तर अगर आपका ज्यादा है तो वस्तु की आप अधिक मात्रा की मांग करेंगे। अगर आपका आय का स्तर कम है तो आप क्या करेंगे, कम मात्रा का मांग करेंगे। इसका प्रभाव भी वस्तु की
मांग पर पड़ जाता है। तीसरे पॉइंट है धन का वितरण। अब देखिए धन यानी रुपया पैसा का वितरण आप भारतीय समाज में देखिए, किसी भी समाज में देखिए, क्या सबको समान धन है, रुपया पैसा समान है? नहीं है। तो क्या वस्तु की मांग समान करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आपके पास धन समान नहीं है तो वस्तु की मांग भी जब करेंगे तो एक समान ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। तो धन का वितरण भी क्या करता है? मांग को प्रभावित करता है। अब एक बशर्ते आप एग्जांपल लीजिए, कोई अमीर व्यक्ति है, अगर वो कीमती चीजों का मांग कर रहा है, क्या गरीब व्यक्ति उस चीज को एफर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो समान वितरण रहेगा। क्या रहेगा? समान वितरण। अगर बराबरी वितरण अगर समान क्या रहेगा? आय रहेगा। समान क्या रहेगा? आय रहेगा। तो मांग क्या होगी? वस्तु की मांग और सेवा की मांग क्या होगी? अधिक होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो धन है इसका वितरण समान नहीं है। धन का वितरण क्या हमारे यहाँ समान नहीं है। इस कारण से वस्तु की मांग या सेवा की मांग, आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि अर्थव्यवस्था में दो ही चीज है, एक वस्तु और सेवा। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिए, क्या धन का वितरण भी क्या करता है? मांग को प्रभावित करता है। अगर आपका धन अधिक है तो आप वस्तु की मांग अधिक करेंगे, अगर धन कम है तो मांग आप कम पड़ेंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, क्या हमारा धन का वितरण का मतलब बंटवारा, ये क्या समान बांटा गया है? नहीं बांटा गया है। तो इस कारण से धन का वितरण भी मांग पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है। क्योंकि किसी के पास आय ज्यादा है, धन ज्यादा है तो वो ज्यादा वस्तु लेता है, और कोई किसी के पास कम है तो वो क्या लेता है? कम वस्तु लेता है। अगर समान धन हो जाए यानी सभी के पास बराबर धन हो जाए तो वस्तु की मांग अधिक हो जाएगी और सेवा की भी मांग क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। चौथे पॉइंट पर देखिए वस्तु की कीमत। चौथे पॉइंट पर क्या आता है? वस्तु की कीमत। अब ध्यान से देखिए, क्या वस्तु की कीमत और मांग में सदैव विपरीत संबंध पाया जाता है? अब बोलिए वो कैसे पाया जाता है? इस बात को हमेशा याद रखिए, वस्तु की कीमत और मांग में क्या पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। अब आप बताइए, क्या अगर किसी वस्तु की कीमत ज्यादा है, अगर क्या हो जाएगी? कीमत ज्यादा होगी, क्या बताइए? मांग ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। अगर बात कीजिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप क्या खरीदना पसंद करेंगे? दाम अधिक होते जाएगा किसी वस्तु का तो नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर कीमत अधिक हो जाता है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बशर्ते वहीं पर क्या हो जाए, एक सेकेंड इधर देखिएगा, अभी आपको क्या बताया? वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर कीमत क्या हो जाए? कम हो जाए। कीमत क्या हो जाए? कम हो जाए तो सिंपल सी बात है, कीमत कम होने पर हम लोग मांग क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अगर कीमत क्या हो जाए? अधिक हो जाए। कीमत क्या हो जाए? अधिक हो जाए तो वस्तु की मांग क्या करेंगे? हम लोग घटा देंगे। तो बात को समझे, क्या वस्तु की कीमत में और मांग में क्या पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी कि अगर वस्तु का कीमत बढ़ा तो वस्तु की मांग घटेगा, अगर वस्तु का कीमत क्या होगा? घटेगा तो मांग क्या होगा? बढ़ेगा। एक ऐसे ही लॉजिक काम यहाँ कर जाएगा। क्या अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो हम लोग ज्यादा उसे लेना पसंद नहीं करेंगे, जब लेना पसंद नहीं करेंगे तो मांग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वहीं पर वस्तु की कीमत अगर घटती है, वस्तु की क्या घटती है? कीमत घटती है तो हम उसे लेना पसंद करें, क्योंकि कीमत घट रहा है तो हम लोग अधिक वस्तु लेंगे तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा, वस्तु की मांग और कीमत में क्या पाया जाता है? हर हमेशा विपरीत संबंध पाया जाता है, जो वस्तु के मांग को क्या करता है? निर्धारक तत्व में से एक है। अब देखिए पांचवा पॉइंट पर रुचि फैशन आती है। इनमें से आपको 5 ही पॉइंट देना है, 5 नंबर पूछा जाएगा। तो आप पहला वस्तु की उपयोगिता, आय का स्तर, धन का वितरण, और चौथे पॉइंट पर क्या? वस्तु की कीमत, और पांचवें पॉइंट पर आप क्या डाल सकते हैं? रुचि फैशन आदि। अब ध्यान से देखिए, क्या रुचि फैशन यानी क्या? रुचि आपका पसंद है, और फैशन वर्तमान समय जो बाजार में चलता है, ये भी क्या डालता है? वस्तु की जो खरीदता है वस्तु की मांग पर क्या करता है? अपना प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। इसको समझिए कैसे डालता है। अगर बाजार में कोई कंपनी का वर्तमान समय में अगर कोई चल रहा है, ठीक है, कोई कंपनी का अगर कपड़ा चल रहा है, या कोई आप देखें दशहरा दिवाली पर अलग अलग प्रकार का क्या आता है, क्या उसमें कंपनी आता है और क्या अलग अलग ब्रांड का कपड़ा आता है, और उस ब्रांड का क्या होता है? उसे दिवाली हो या कोई भी पर्व या त्यौहार हो, उसमें उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि उस वस्तु को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। अब यहाँ समझिए, क्या रुचि फैशन, अगर किसी वस्तु को प्राप्त करने में किसी व्यक्ति का रुचि फैशन अत्यधिक हो जाएगा तो उस वस्तु की मांग अधिक हो जाएगी। अगर रुचि फैशन आदि का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बाजार में अगर रुचि फैशन आदि इत्यादि को देखेंगे, इन पसंद जो फैशन चलता है, अगर ये सब का प्रभाव बाजार में पड़ेगा तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर किसी वस्तु का रुचि फैशन उस चीज को लेने में कम है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे अभी बात करें, क्या अगर लड़का या लड़की की
बात करें, आज की तुलना में लड़का पहले धोती सब पहनता था। आप जानते हैं प्राचीन काल में जो कल्चर था वो चलता था। क्या अभी लड़के धोती लेना पसंद करेंगे? अधिकतर नहीं करेंगे। अभी रुचि फैशन क्या चलता है? जींस चलता है। जो व्यक्ति क्या लेना पसंद करेगा? जींस लेना पसंद करेगा। तो सिंपल सा बात है, क्या रुचि फैशन आदि, यानी क्या रुचि फैशन आदि भी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। तो 4 पॉइंट, वस्तु की उपयोगिता यानी कि आवश्यकता रहेगी तो वस्तु अधिक, और आवश्यकता नहीं वस्तु क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा आय का स्तर, तीसरा धन का वितरण, चौथा वस्तु की कीमत, पांचवा क्या हो जाता है आपका? रुचि फैशन आदि भी वस्तु की कीमत को, वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट कहता है भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। अब सिंपल सी बात है, क्या हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अगर किसी वस्तु की कीमत अधिक रहती है तो हम लोग क्या सोचते हैं, अगर इसका दाम आने वाले दिन में क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? वस्तु को खरीद लेंगे। इसी को क्या कहते हैं? भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। हम लोग कई बार ऐसा करते हैं, क्या कुछ वस्तु की हम लोग ये आशा करते हैं आने वाले दिन में इसका दाम कम होगा तो इससे क्या करेंगे? हम खरीद लेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब आपके मन में भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना आई, उस समय क्या हो गया? वस्तु की मांग पर भी यह प्रभाव पड़ा। क्या उस वस्तु को आप नहीं लिए, यानी कि वस्तु की मांग क्या हो गई? कम हो गई। यानी कि आप किस भरोसे छोड़े? भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा को लेकर आपने क्या किया? वस्तु की मांग को वहां पर कम कर दिया। इस प्रकार से भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना भी क्या करता है? मांग के निर्धारक तत्व में से एक है। नेक्स्ट आप देखिए, और आपका आता अन्य निर्धारक तत्व। तो थोड़ा सा है कि जनसंख्या अधिक होगा तो वस्तु की मांग अधिक होगी, जलवायु परिवर्तन रहेगा तो उसमें भी अलग कपड़े की मांग होगी, मौसम के अनुसार भी कपड़े की मांग होती है। तो आपको उतना नोट नहीं करना है। तो उसमें से ये 5 ही पॉइंट, 6 पॉइंट, और उसमें से आपको ये बताते हैं, ये भी इसी का पॉइंट है, ठीक है। लेकिन इससे अगर 2 नंबर यानी कि लघु सवाल निकाल के पूछ लिया जाता है एक अलग टॉपिक से दिया, आप इसको क्या कहते हैं? मांग के प्रभावित करने वाले कारक वाले टॉपिक में आराम से शामिल कर सकते हैं। तो वस्तु की उपयोगिता समझ गए, आय का स्तर, धन का वितरण, वस्तु कीमत, रुचि फैशन आदि, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। एक इसी में आता है जो मांग को प्रभावित करता है, क्या? संबंधित वस्तु की कीमत। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आता है। संबंधित वस्तु की कीमत क्या है? क्या संबंधित वस्तु सर्वप्रथम समझिए 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। संबंधित वस्तु की कीमत को समझने से पहले संबंधित वस्तु होता कितना है? 2 होता है। एक होता है स्थानापन्न और एक होता है पूरक। क्लियर हुआ? कि संबंधित वस्तु यानी क्या? एक दूसरे से जुड़ने वाला वस्तु कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक स्थानापन्न, एक पूरक। एक स्थानापन्न और एक पूरक। संबंधित वस्तु की कीमत वो देखने से पहले हम लोग देखेंगे संबंधित वस्तु कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक स्थानापन्न वस्तु है, एक पूरक वस्तु है। अब स्थानापन्न क्या है? स्थानापन्न का एक ही सरल अर्थ में क्या हो जाएगा? स्थानापन्न का सरल अर्थ होता है एक दूसरे के स्थान पर। क्या अर्थ हुआ? स्थानापन्न का सरल अर्थ क्या है? एक दूसरे के स्थान पर। अतः ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले हम प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात है, स्थानापन्न का अर्थ होगा, क्या होगा? एक दूसरे के स्थान पर, अर्थात ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्थानापन्न वस्तु कहेंगे। जैसे हम लोग चीनी के स्थान पर क्या कर सकते हैं? गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। चाय के स्थान पर हम लोग कॉफी का प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। और वही स्थानापन्न वस्तु हो गया। क्या स्थानापन्न का सरल अर्थ होता है एक दूसरे के स्थान पर। अतः ऐसी वस्तुएं क्या जिनका हम लोग एक के बदले दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। तो चीनी के बदले गुड़ का प्रयोग, चाय के बदले कॉफी का प्रयोग। और दूसरा पॉइंट, स्थानापन्न वस्तु में क्या है? पूरक वस्तु। तो इसी प्रकार से आपको दे देगा क्या निम्न में से स्थानापन्न वस्तु है चाय और कॉफी, कलम और स्याही। इसी प्रकार से याद देखिएगा, जिनका हम लोग एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं वो हमारा स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएगी। दूसरे पॉइंट पर आता है पूरक वस्तुएं। तो पूरक का अर्थ है पूरा करना। क्या हुआ? पूरक का अर्थ क्या होता है? पूरा करना। अतः ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। जैसे कार के साथ आप पेट्रोल का प्रयोग, ये थोड़ी है कार को आगे भेज देंगे, पेट्रोल आप पीछे से देंगे, ऐसा होता नहीं होता है। तो ऐसी वस्तुएं, पूरक का अर्थ क्या हो जाएगा? पूरा करना। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम एक साथ करते हैं। जैसे कार के साथ पेट्रोल, कलम के साथ स्याही प्रयोग करेंगे। क्या आप स्याही कलम अलग अलग यूज करेंगे? नहीं कर सकते। कलम और स्याही दोनों एक साथ यूज होगा। डबल रोटी के साथ आप क्या करेंगे? मक्खन का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सी बात समझे, क्या संबंधित वस्तु कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, एक स्थानापन्न और दूसरा पूरक। स्थानापन्न का सरल अर्थ एक दूसरे के स्थान पर। अतः ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के बदले कर सकते हैं। जैसे कि चाय के बदले क्या कर सकते हैं हम लोग? कॉफी का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं समझे स्थानापन्न वस्तु है क्या? पूरा करना। पूरक का अर्थ होता है पूरा करना, यानी क्या? एक के बदले, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम लोग एक साथ करेंगे। जैसे कार के साथ पेट्रोल और डबल रोटी के साथ मक्खन। तो देखिए ये किस प्रकार से वस्तु को प्रभावित करता है, यानी क्या? वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। और वस्तु मांग के निर्धारक तत्व, यानी वस्तु की मांग बोले, मांग के निर्धारक तत्व को कैसे प्रभावित करता है। अगर हम चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर चीनी के स्थान पर गुड़ का मांग ज्यादा हो सकता है। अगर बाजार में चीनी कम हो तो गुड़ की मांग क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी चीनी के स्थान पर हम लोग गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। और चाय
चाय के स्थान पर कॉफी का, तो ये भी क्या करता है, मांग पर अपना प्रभाव छोड़ता है। और पूरक वस्तु भी, कलम अगर आप पेट्रोल अगर आप ले रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उसका यूज करेंगे। जैसे कार लिए हैं तो उसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, पेट्रोल का, तो कार लेने के साथ आप किसका मांग बढ़ा दिए, पेट्रोल का। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें क्या करती है, मांग को निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है, वस्तु या सेवा की मांग को निर्धारित करती है। तो आप बात पूरा क्लियर समझे होंगे कि ये सारा टॉपिक जो है ये किसका है, मांग को प्रभावित करने वाला कारक ही है। लेकिन इसमें से एक टॉपिक जो 7वां पॉइंट देख रहे हैं ये इसी से संबंधित है, लेकिन इससे लघु भी सवाल कभी पूछा जाता है तो आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इस पॉइंट को भी आप मांग को प्रभावित करने वाले कारक में डाल सकते हो। वस्तु की उपयोगिता, आय का स्तर, धन का वितरण, वस्तु की कीमत, रुचि, फैशन आदि, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना और अन्य निर्धारक तत्व और संबंधित वस्तु की कीमत, ये सारा पॉइंट क्या हो जाएगा, आपको मांग के प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी और आपको बता ही चुके हैं क्या, अगर इसका कॉपी नोट्स लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़िए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पर कमेंट करके आप अवश्य बताएं कि वीडियो आपकी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।